तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके अधिकार क्या है अगर कोई एम्प्लॉयर आपको निकालता है तो, और आप कहां पर और किस प्रकार से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो देखते हैं आगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बातें करते हैं कि एम्प्लॉयर किस किस तरीके से किसी एम्प्लॉय को निकाल सकता है। हालांकि एम्प्लॉयर के पास में हजारों वजह होती हैं, हजारों तरीके होते हैं किसी एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन से निकालने के। तो इस वीडियो में आपको अभी बता रहा हूँ कि हमें क्या करना है या क्या नहीं करना है और क्या क्या तरीके हैं जिससे एम्प्लॉयर आपको निकाल सकता है अपनी कंपनी में से। तो सबसे पहले जो आजकल सबसे ज्यादा चलन में है वह है कि आपको बहला फुसला करके, जबरदस्ती करके, किसी न किसी तरीके से दबाव बना करके आपको कंपनी बोलती है कि आप रिजाइन लिख दीजिए और आप हमारी कंपनी छोड़ के चले जाइए। यानी कि निकालना वो खुद ही चाहते हैं, लेकिन आपको बोलते हैं कि आप रिजाइन लिख करके जाइए। तो ऐसा होता क्यों है कि क्यों आप रिजाइन लिखने के लिए कहते हैं वो? क्योंकि अगर आप रिजाइन लिख के जाते हैं तो आगे जाकर आप किसी भी कोर्ट में, किसी भी लेबर ऑफिस में आप कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर कोई भी एम्प्लॉयर आपको निकालना चाहता है और चाह रहा है और आपसे रिजाइन करने के लिए बोलता है तो प्लीज आप रिजाइन ना लिखें। और जनरली होता है क्या है कि जब रिजाइन नहीं लिखते हैं तो एम्प्लॉयर आपको डराता भी है, धमकाता है। इवन आपके जो मैनेजर्स होते हैं, जो फैक्ट्रीज में ज़्यादा चलन है, उसमें आपको डराया धमकाया जाता है, आप पे दबाव बनाया जाता है, झूठे आरोप लगाए जाते हैं किसी न किसी प्रकार से कि आप काम अच्छा नहीं करते हो, किसी की गलती आप किसी के ऊपर थोप दी जाती है। तो आपके लिए कार्यक्रम वो शुरू कर देते हैं आपको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए किसी न किसी प्रकार से। उनका लक्ष्य यही होता है कि आपको कंपनी से बाहर करना है। अभी देखेंगे आप तो अभी लोग कोरोना का बहाना बना रहे हैं कि कोरोना महामारी चल रही है, बिजनेस नहीं है हमारे पास में, हम आपको सैलरी नहीं दे पाएंगे, आप प्लीज जाइए छोड़ करके। तो दोस्तों, आप उनसे जरा एक सवाल करिए, जो कंपनी पिछले 20 साल से 25 साल से चल रही है, क्या उसने इतना प्रॉफिट भी नहीं कमाया कि वो 2 महीने 3 महीने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे पाए? अगर एनजीओ है तो बात अलग है, कोई ऐसी कंपनी है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती तो एक अलग समझ में आता है कि हाँ हो सकता है। लेकिन जो कंपनी प्योर प्रॉफिट के लिए काम कर रही है और हर साल अच्छा मुनाफा कमाती हैं और हर साल आपको अच्छा बोनस भी दे रही थी और इंक्रीमेंट्स भी दे रही थी, सब कुछ दे रही थी, अचानक से निकालना शुरू कर दिया कोरोना का बहाना बनाकर, तो ये चीज जस्टिफाइड नहीं होती कि 20 सालों में 25 सालों में जब से कंपनी खुली है तब से उसने इतनी भी सेविंग नहीं करके रखी होगी कि ऐसे महामारी के वक्त ऐसी कंडीशन में, यानी अनएक्सपेक्टेड कंडीशन में आपको सैलरी दे पाए 3 महीने के लिए। ये जस्टिफाइड नहीं है। दूसरा, भेदभाव करके आपको निकाल सकते हैं। भेदभाव कैसे? भेदभाव कई आधार पे हो सकता है। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं और मुंबई में जाके काम करते हैं और किसी केस में आपके एम्प्लॉयर को सच में निकालना है एम्प्लॉय को, तो मुंबई के लोगों को नहीं निकालता है, लोकल लोगों को। वो चाहता है कि मैं बाहर के लोगों को निकालूं। तो भाई क्यों? क्या मुंबई वाले लोग ज्यादा काम कर रहे थे यूपी वाले के लोगों की तुलना में या बिहार वाले लोगों की तुलना में? तो दोस्तों, निकालते वक्त सबके लिए एक साथ सेम रूल होना चाहिए। अगर सच में कंपनी कंडीशन खराब है तो, ना कि किसी एक के लिए आप कह दो कि आप प्रेफरेंस देने लगो, भेदभाव करने लगो, जगह के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, कम्युनिटी के नाम पर भेदभाव करके आपको निकाल सकते हैं वो लोग। अगला, आप देखते हुए कि ऑफिस में जो लोग तलवे चाटते हैं अपने मैनेजर्स के, उनको सब कुछ अच्छा मिलता है, इंक्रीमेंट भी टाइम पे होते हैं, सैलरी भी टाइम पे मिलती है, बोनस टाइम पे मिलता है, हर चीज मिलती है, जो कि मैनेजर्स के तलवे चाटते हैं। लेकिन एक तरफ दूसरा बंदा जो सिर्फ काम से काम रखता है, उसको कुछ नहीं मिलता। और जब ऐसे संकट के समय में मैनेजमेंट कहता है मैनेजर्स से नीचे के कि आपको 2 लोग कम करने हैं अपनी टीम में से, तो वो काम नहीं देखता है, उस वक्त ये देखता है कि भाई मेरा घर का काम कौन कर देता था, कौन मेरे घर के लिए सब्जी लेके आ जाता था, उसको वो रखता है और एक मेहनती आप जैसे इंसान को निकाल के बाहर कर देता है। अगला, आपको भावुक करके, कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉय अलग स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं। आपको आके बोलेंगे देखो आप 10 साल से हमारे साथ जुड़े हो, हमें हमने आपका साथ दिया है, आप भी हमारा साथ दो, संकट का समय है। तो संकट का समय तो दोनों के लिए है, आपके लिए भी है और हमारे लिए भी है। तो आप कैसे निकाल सकते हो हमको, है ना? तो वो आपको भावुक करने की कोशिश करेगा। लेकिन सच में अगर आपको लगता है, देखिए, रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। जब कंपनी को आपकी जरूरत हो, आप कंपनी के काम हो और आप आए भी होगे, जब कंपनी पे प्रेशर बढ़ा होगा काम का, प्रोडक्शन का, तो आपने दिन रात लग करके काम किया होगा।
क्योंकि अगर आप दिन रात लग के काम नहीं करते तो शायद आपको आज इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ रही होती, क्योंकि तब आपने अच्छे से काम किया था तो आप रिटेन रहे कंपनी के अंदर, आप वहां रहते रहे कंपनी के अंदर, आपको इंक्रीमेंट मिले, सब कुछ मिला। लेकिन आज इस संकट के समय में एम्प्लॉयर आपसे बोला कि मेरा साथ दो, तो भाई आप साथ देने को तैयार हैं आपका, लेकिन कंपनी से बाहर जाके कैसे आपका साथ देंगे? नहीं। आप कुछ चीज़ों में कम कर सकते हैं जो चीज़ें ज़रूरी नहीं थी। साल जब इंक्रीमेंट देते हो आप उसको रोक सकते हो, उसको कम कर सकते हो, समझ में आता है। लेकिन किसी को निकाल करके आप कोई हेल्प नहीं होगी उससे। तो आप भावुक ना हो, क्योंकि आपके लिए सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो आपकी फैमिली है, ना कि आपकी कंपनी। तो दोनों प्रायोरिटी को आपको समझना। अगर आप एम्प्लॉयर आपको निकाल देगा तो फैमिली आपकी कहाँ जाएगी? अगला, आपकी बेवजह गलतियां निकालना शुरू कर देते हैं हर काम में। 2 मिनट भी लेट हो गया तो दिन भर चिल्लाना कि लेट आए हो आप। एक रिपोर्ट में जरा सी गलती हो गई तो उसका इशू बना देना। और बहुत सारे केसेस में कंपनी के अंदर की राजनीति भी होती है। अगर आप किसी सीनियर को पसंद नहीं हो या किसी ग्रुप को पसंद नहीं, किसी यूनियन को पसंद नहीं हो, तो आपके खिलाफ कुछ ना कुछ साजिश करके आपको निकलवा ही देंगे कंपनी से। तो ये तो सारी बातें होंगी कंपनी क्या क्या कर सकती है आपको निकालने के लिए। तो इसमें याद रखना है कि आपको रिजाइन नहीं लिखना है किसी भी केस में। और कंपनी आपको निकालती है और ऐसा मौका आता है कि आपको सच में बाहर जाना ही पड़ेगा, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप नेगोशिएट आप नहीं कर सकते हो, तो उस केस में कंपनी से आप अपना टर्मिनेशन लेटर जरूर मांगेंगे। क्योंकि अगर कंपनी टर्मिनेशन लेटर नहीं दिया है तो आप कहीं भी जाके कंप्लेन नहीं कर पाएंगे कि मुझे निकाल दिया गया है। तो दोस्तों, आप इस स्लाइड में देखेंगे कि आपका हक क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको मिलनी चाहिए, ताकि आप, अगर आपका फाइनल कंपनी कर चुकी है ऑलरेडी, तो आप उससे टैली कर सके कि क्या क्या मिलना था, क्या क्या नहीं मिला है। और अगर आपका फाइनल नहीं हुआ है, यानी कि आपको आपका अंतिम भुगतान नहीं किया है, तो क्या क्या भुगतान होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका नोटिस पीरियड, वो आप अपने अपॉइंटमेंट लेटर पर देख सकते हैं। अगर आपका नोटिस पीरियड 30 दिन का है, अगर कंपनी आज कहती है 30 तारीख को कि आपको कल से नहीं आना है, तो आपको वो 30 दिन का पैसा कंपनी देगी, पे करेगी, पूरी सैलरी। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, ग्रेचुइटी तो आप सभी जानते हो। जो नहीं जानते हैं, ये ऊपर आई बटन है, उसमें आप चेक कर सकते हो। छठवीं मुआवजा, जिसको हम रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन भी कहते हैं। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन क्या होता है कि जितने साल आपने कंपनी में काम किया है, हर साल के एवज में आपको 15 दिन की सैलरी कंपनी को देनी होती है, अगर ऐसे केसेस में आपको निकाल रही है, वो छटनी कर रही है तो। अगला, बोनस। अच्छा, बोनस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सिंपल कानूनी बोनस, जिसे हम स्टैट्यूटरी बोनस कहते हैं, जो कि मिनिमम एम्प्लॉयर को देना ही पड़ेगा। दूसरा होता है परफॉर्मेंस बोनस। तो दोस्तों, कम से कम 7,000 रुपये का बोनस सालाना लेने का आपका हक है, और आपके फुल फाइनल में पैसा आना चाहिए। अगर नहीं आया है तो आप अपने एम्प्लॉयर को बोलिए। जनरली ये जो बोनस होता है नवंबर के महीने में मिलता है। अगर आपने पिछले फाइनेंशियल में काम किया था तो अगले साल नवंबर में पैसा मिलेगा, भले ही आप छोड़ चुके हो। इस चीज को जरूर याद रखना आप, क्योंकि अगर आपने सपोज अप्रैल के महीने में कंपनी छोड़ दी है और अप्रैल के महीने में आपका फाइनल भी हो गया, तो आप सोचोगे नहीं, आप सोचोगे कि मेरा फाइनल हो चुका है, मुझे कुछ पैसा कंपनी से आने वाला है नहीं। लेकिन दोस्तों, बोनस का पैसा नवंबर के महीने में जरूर आएगा आपका, चाहे आप छोड़ चुके हो। क्योंकि बोनस दिया जाता है क्योंकि आपने प्रॉफिट कराया था अपने ऑर्गेनाइजेशन को, तो उस प्रॉफिट का हिस्सा आपको मिलना चाहिए, ये कानून है। तो वो कंपनी को अगले साल भी आपको देना पड़ेगा, यानी कि नवंबर के महीने में मिलता है। भले से आपने पिछले फाइनेंशियल में छोड़ा तो नवंबर के महीने में आपको कंपनी बोनस देगी। आपका ये हक है, आप मांगे, उसको आप मांग सकते हैं। जो कि जनरली लोग नहीं मांगते, तो एम्प्लॉयर के हौसले बढ़ जाते हैं और एम्प्लॉयर हमेशा गलत करता है। अगला है परफॉर्मेंस बोनस। ये होता है परफॉर्मेंस बेस्ड। किसी कंपनी में आपने साल भर काम किया, अच्छी रेटिंग रही, सब कुछ अच्छा रहा, और अब कंपनी कहती है जी मैं बोनस नहीं दूंगी, आपको निकाल दिया, आपको फुल फाइनल में बोनस भी नहीं दिया, तो दोस्तों कंपनी को देना पड़ेगा। क्योंकि आप ये जो पैसा ले रहे हो अपने परफॉर्मेंस का ले रहे हो, और आप ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हो, इसलिए ये पैसा भी आपका हक बनता है, ये आपका लीगल राइट बनता है, आप मांग सकते हैं। अगला है लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट का मतलब हुआ कि जो भी छुट्टियां, जो भी अर्न लीव होती हैं या प्रिविलेज लीव होती हैं, अगर आप देखेंगे तो कंपनी में 2-3 प्रकार की लीव होती हैं। सिक लीव हो गया, आपका कैजुअल लीव हो गया, और आपका अर्न लीव हो गया, मैटरनिटी लीव हो गया। तो जो अर्न लीव होती है या प्रिविलेज लीव कह लें उसको हम,
अगर वो आपकी बची हुई है कंपनी छोड़ते वक्त, तो एम्प्लॉयर को आपको उसका पैसा देना पड़ेगा। जितनी छुट्टियां होंगी उतने दिन की सैलरी आपको देनी पड़ेगी। अगर 10 दिन का पैसा आपका और 10 दिन आपकी छुट्टी बकाया है, 10 दिन की सैलरी आपकी कंपनी को आपको पे करनी पड़ेगी, क्योंकि छोड़ने के बाद तो आप छुट्टियां ले नहीं सकते। जो छुट्टियां आपने कमाई थी, अर्न लीव जिसे कहते हैं, अर्न थी वो, आपने कमाई थी, तो उसका पैसा आपको मिलना चाहिए। और ऑब्वियसली बकाया सैलरी जो भी है वो भी आपको मिलनी चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको मिलना चाहिए, कितने दिन से कितने दिन आपने कंपनी में काम किया, क्या आपकी पोस्ट थी, क्या आपका डिपार्टमेंट था, ताकि आगे चल के आपको नई नौकरी ढूंढने में दिक्कत ना हो। और ये सारी जो भी बकाया राशि है, जितना पैसा बचता है, ये आपको 2 दिन के अंदर कंपनी को पे करना पड़ेगा। ध्यान रखना, 2 दिन के अंदर का आप बोलो कंपनी को मुझे पे करें। और अब अगर ये सब कुछ पे नहीं किया है कंपनी ने, तो आप सबसे पहले तो अपना डॉक्यूमेंटेशन पक्का करें, क्योंकि अब आप जाने वाले हैं कंप्लेंट के मोड पे। आप लेबर अथॉरिटीज को, सरकार को कंप्लेंट देने वाले हैं। तो कंप्लेन करने के लिए कहीं भी आपके पास सबसे पहले तो सारे प्रूफ्स होने चाहिए। पहला प्रूफ आपका अपॉइंटमेंट लेटर है। दूसरा प्रूफ आपका 6 महीने की सैलरी स्लिप आप लेके रखिए अपने पास में। थर्ड, आप अपना बैंक स्टेटमेंट रखिए। जो टर्मिनेशन लेटर कंपनी ने दिया उसको आप रखिए। इंक्रीमेंट लेटर जितने भी हुए हैं सारे अपने पास रखिए, सारे सालों के जितने साल इंक्रीमेंट हुआ, आपका प्रमोशन या बोनस कुछ भी मिला है आपको, उसका लेटर आपको मिला होगा, वो भी आप अपने पास रखें। क्योंकि इंक्रीमेंट लेटर और प्रमोशन लेटर के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आपको निकाला गया है और आप जब कोर्ट जाएंगे, तो आपका एम्प्लॉय सीधा आके बोलेगा ये काम नहीं करता था, काम में लापरवाही करता था, इसलिए मैंने निकाल दिया। लेकिन जब आप उसे इंक्रीमेंट लेटर दिखाएंगे कोर्ट में और प्रमोशन और बोनस लेटर दिखाएंगे, तो साफ साफ ये लेटर पे लिखा होता है कि इसने अच्छा काम किया है, इसलिए हम उसको ये दे रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा खराब काम किया था तो आप उसे इंक्रीमेंट देंगे नहीं, प्रमोशन और बोनस देंगे नहीं। तो आप कोर्ट में ये साबित कर देंगे कि मैंने अच्छा काम किया था, मुझे हर साल सब कुछ मिला है, अभी कंपनी मुझे जानबूझ के निकाल रही है। तो ये बहुत जरूरी चीज है। और ईमेल का प्रिंट आउट, अभी कौन सी ईमेल की बात कर रहा हूँ मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। और कॉल रिकॉर्डिंग, हालांकि कॉल रिकॉर्डिंग करना किसी की भी बिना उसकी मर्जी के गैर कानूनी होता है, तो इसको अवॉइड करें। लेकिन सच में बहुत जरूरी है कि अगर आपका एम्प्लॉयर धमका रहा है आपको फोन पे, या तरह तरह की बातें कर रहा है आपसे उल्टी सीधी, तो आप अपनी कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये प्रूफ कोर्ट में, लेबर कोर्ट में या लेबर ऑफिस में जाके दिखाना पड़ेगा अपने केस को स्ट्रांग बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर आपको कोई एम्प्लॉयर धमकाता है, तो ये तो क्रिमिनल ऑफेंस हो गया, कोई भी आपको धमका नहीं सकता। अगर क्रिमिनल ऑफेंस है तो आप सीधे जाके उसके नाम पे एफआईआर करा दीजिए नजदीकी थाने में, अपने आप पुलिस देख लेगी सब कुछ। अब जो मैंने मेल की बात की थी पिछली स्लाइड में, उसमें हम यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे। कंप्लेन करने का प्रोसेस क्या है आपको बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है इस पूरे वीडियो का वो ये है कि अगर आपको निकाल दिया गया है तो आप कंप्लेन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आप कंपनी में ईमेल लिखें। सबसे पहले कंपनी को ईमेल लिखें, और कंपनी के जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं, सीईओ से लेकर के एमडी हो, डायरेक्टर्स हो, कोई भी हो, सबको सीसी में रखिए। अपने एचआर मैनेजर को 2 में रखिए और 1 मिनट डाल दीजिए। और सुबह शाम याद रखिए आपको रिमाइंडर जरूर डालना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके जो भी एम्प्लॉयर्स हैं या तो जवाब नहीं देंगे, और जवाब देंगे तो बहुत ही घटिया सा जवाब देंगे, जिसका कोई तुक नहीं बनता, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। और वो जवाब नहीं देते हैं तो सुबह शाम रिमाइंडर जरूर डालिए आप। रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3 आप डालते रहिए। फर्स्ट थिंग। सेकंड, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया, धमकी देकर निकाला गया है तो आपको कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं, आप सीधा एफआईआर कराइए जाकर के थाने में। अब आप मेल लिख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो नजदीकी लेबर ऑफिस हो, बहुत आसान होता है, किसी से आप पूछ लेंगे कंपनी के अंदर आपको बता देगा, या गूगल पे सर्च कर लेंगे कि मेरा लेबर ऑफिस कहाँ पर है, वो आपको पता चल जाएगा। आप लेबर ऑफिस जाइए, वहां पर जाकर कोई अच्छा सा वकील जो है उसको आप हायर करिए। आजकल जो प्रैक्टिस है, आप ध्यान से सुनना, आजकल जो प्रैक्टिस चल रही है, बहुत सारे मैंने देखा है इस प्रैक्टिस में, जो प्रैक्टिशनर्स लोग हैं वो क्या करते हैं कि आपका केस फ्री में लड़ते हैं। बस जब आपको अवार्ड का पैसा मिल जाता है, जब आपका केस सॉल्व हो जाता है, उसका पैसा मिल जाता है, तो उसमें से 5 या 10% का पैसा वो लोग रख लेते हैं। तो ये अच्छा विकल्प है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप किसी वकील को चुनिए, जा करके उससे बात करिए कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरा केस लड़िए। अगर आप केस जीत जाते हैं तो आप इस पैसे में से 5% 10% आप सेटल कर लीजिए अपना, और या फिर आपको उसको फीस दीजिए जो भी आपको उचित लगे। मैं तो चाहता हूं कि आप फीस ना दे करके उसको परसेंटेज पे रखें, ताकि वो आपके केस पर मेहनत करे। अगला,
वकील की मदद से या विदाउट वकील की मदद से, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप लिख सकते हैं लेटर्स वगैरह, तो आप विदाउट वकील की मदद से एक लेटर लिखिए, लिखित कंप्लेन करिए लेबर अथॉरिटीज को। उसकी रिसीविंग जरूर लेना है वहां से। अगर वो रिसीविंग देने से मना करते हैं तो रजिस्टर पोस्ट कर दीजिए उस लेटर को। उसके बाद दी गई ईमेल आईडी पर सबको कंप्लेंट डालनी है। अब दी गई ईमेल आईडी अगले स्लाइड में मेरी किस किस ईमेल आईडी पे आपको कंप्लेन लिखनी है। और याद रखना, जब भी आप कोई कंप्लेन करते हैं लेबर अथॉरिटीज को या जब भी कुछ मेल डालते हैं तो नाम जद करिएगा। उन लोगों का नाम जरूर मेंशन करना है जिसकी वजह से आपको निकाला गया है। आपका एचआर मैनेजर हो, आपका खुद का मैनेजर हो, नाम जरूर मेंशन करना, क्योंकि अगर आप नाम मेंशन नहीं करेंगे तो उस बंदे के लिए ये केस इंपॉर्टेंट रहेगा ही नहीं, राइट? क्योंकि उसने आपको परेशान किया तो एटलीस्ट आप भी उसको परेशान करिए। उसका नाम डालिए प्रॉपर तरीके से, ताकि जब भी कोई नोटिस आए कोर्ट से उसके नाम पे आए, राइट? ये तो होगा हमारा एक प्रोसेस। अब देखते हैं कि ईमेल आईडी कौन सी है जहाँ कंप्लेन करनी है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि जब आप कंप्लेन सबमिट कर देंगे लेबर ऑफिस में तो वो अपने आप ही केस शुरू हो जाएगा, आपको तारीखें मिलनी शुरू हो जाएंगी और आपका केस चलना शुरू हो जाएगा। और उसके एक एडवांस स्टेप आप ले सकते हैं, जो कि ईमेल आईडी पे मेल लिखनी है आपको। वो मैं बताता हूँ कौन कौन सी मेल आईडी है। और मैंने आपको बताया कि याद रखना है कि नाम जरूर डालना लोगों का जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। तो ये सारी ईमेल आईडी हैं। यह पहला, मैं सारी जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आपको, ताकि आप इजीली वहां जाके कॉपी पेस्ट करके आप कर सकें अपना काम। यह सेंट्रल लेबर ऑफिस की कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन की लिंक, आप क्लिक करिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। यह लेबर मिनिस्ट्री की, यह पीएफ ऑफिस की, और यह ईएसआईसी ऑफिस की, और यह है प्रधानमंत्री कार्यालय की। तो दोस्तों, कोई भी कोताही मत बरतना। जहां भी हो सकता है, जिस तरीके से हो सकता है, सब तरीके से कंप्लेन करो, क्योंकि रोजी रोटी छीनना कोई छोटी चीज नहीं होती है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपके किसी भी काम आया हो तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस को शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।